दुनिया की सारी नॉलेज पाने की इच्छा कई लोगों की होती है, लेकिन क्या होगा अगर आपको हर चीज़ की नॉलेज मिल जाए लेकिन उसके बदले आपको अपनी सोल के साथ समझौता करना पड़े? व्हाट इफ अ पर्सन वांट्स टू गो बियॉन्ड ऑल देयर ह्यूमन बाउंड्रीज? क्रिस्टोफर मार्लो ने ये सवाल 1590s में पूछा था और उनका जवाब आज भी हमें परेशान करता है। Welcome everyone. Today we will study about the tragical history of the life and death of Dr. Faustus, जो इंग्लिश लिटरेचर का वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला और सबसे ज्यादा डिबेट होने वाला प्ले है। हम कहानी देखेंगे, मार्लो के बारे में जानेंगे और फिर हम कुछ ऐसा करेंगे जो बहुत लोग स्किप कर देते हैं। हम देखेंगे कि लिटरेरी क्रिटिक्स ने इस प्ले के बारे में एक्चुअली में क्या कहा, खास तौर पर जोनाथन डॉलमोर की ग्राउंड ब्रेकिंग मार्क्सिस्ट रीडिंग, जो फॉस्टस को देखने का आपका नजरिया ही बिल्कुल बदल देगी। सो लेट्स बिगिन विद अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्ले। प्ले कोरस के साथ स्टार्ट होता है। एक नरेटर जो हमें डॉक्टर फॉस्टस से मिलवाता है, एक साधारण घर से आकर विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में फेमस हो गया। उसने फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉ और डिविनिटी सब कुछ सीखा और फिर भी वो बहुत बेचैन है। कोरस हमें बताते हैं दैट ही इज लुकिंग फॉर अ नॉलेज व्हिच इज मोर देन हेवनली पावर परमिट्स। तो एक्ट 1 में फॉस्टस अपना फैसला करता है, वो भगवान को छोड़ देगा और ब्लैक मैजिक अपनाएगा। वो अपने दो दोस्तों वॉल्डेज एंड कॉर्नेलियस के साथ डार्क आर्ट सीखता है। सीन 3 में फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस एक शैतान को सक्सेसफुली बुलाता है और यहाँ मार्लो एक कमाल की ड्रामेटिक आयरनी डालते हैं। फॉस्टस सोचता है उसकी मैजिक ने मेफिस्टोफेलिस को मजबूर किया है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस सच्चाई बता देता है, वो खुद आया है फॉस्टस के ब्लास्फेमी से अट्रैक्ट होकर उसकी ग्लोरियस सोल पाने की उम्मीद में। फॉस्टस वो ऑल पावरफुल मैजिशियन नहीं है जो वो अपने आप को सोचता है, वो पहले से ही एक शिकार है। फिर भी फॉस्टस आगे बढ़ता है। वो मेफिस्टोफेलिस को लूसीफर के पास भेजता है एक ऑफर लेकर, 24 साल की पावर, दौलत और फॉरबिडन नॉलेज अपनी सोल के बदले। लूसीफर मान जाता है। सीन 5 में फॉस्टस अपने खून में कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। जब उसका खून सूख जाता है, लैटिन में होमो फ्यूगे लिखा हुआ आता और वो भी उसके खून से। इसका मतलब होता है फ्लाई ओ मैन, हिज ओन बॉडी वाज ट्राइंग टू स्टॉप हिम, लेकिन वो सुनता नहीं, साइन कर देता है। 24 सालों की सुपर नेचुरल ताकत के साथ फॉस्टस क्या करता है? यहाँ प्ले थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो रोम जाता है और पोप को इनविजिबल होकर चिढ़ाता है। जर्मन एम्परर के कोर्ट में ट्रिक्स दिखाता है। हेलेन ऑफ ट्रॉय की रूह को बुलाता है। एक डचेस को सर्दी में अंगूर देता है। हॉर्स कोर्सर्स की टांग तोड़ते हुए मजाक करता है। फॉस्टस ने जो सपना देखा था और जो एक्चुअली में वो कर रहा था, उसके बीच बहुत बड़ा फर्क है और ये जानबूझकर है। उसने सपना देखा था डिवाइन नॉलेज पाने का, इसकी जगह वो एक कोर्ट एंटरटेनर बन गया है। प्ले के लास्ट सीन में मार्लो की सबसे बड़ी राइटिंग है। फॉस्टस को 24 साल खत्म होने वाले हैं। उसके स्कॉलर्स उसे गॉड से माफी मांगने की दरखास्त करते हैं। गुड एंजल उसे हेवन में एक तख्त दिखाते हैं जो अभी भी उपलब्ध है। बैड एंजल उसे नर्क की तकलीफ दिखाता है। लास्ट सीन में आधी रात करीब आती है। फॉस्टस घड़ी देखता है और वक्त के लिए विनती करता है। ओह, आई लीप अप टू माई गॉड हु पुल्स मी डाउन। सी वेयर क्राइस्ट ब्लड स्ट्रीम इन द फर्मामेंट। वन ड्रॉप वुड सेव माई सोल, हाफ अ ड्रॉप। माय क्राइस्ट। वो रिपेंट नहीं कर सकता, इसलिए नहीं क्योंकि उसे इच्छा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका रेपेटेंस का एहसास इतना गहरा है, डैमनेशन का यकीन इतना पक्का है कि वो मर्सी कबूल नहीं कर सकता जब तक वो अभी भी ऑफर हो रही है। घड़ी में 12 बज जाते हैं। शैतान आते हैं, फॉस्टस को नरक में खींच के ले जाते हैं। एप्लॉग मार्लो का आखिरी फैसला देता है। फॉस्टस की तबाही एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट। अब थोड़ा सा क्रिस्टोफर मार्लो और रेनेसे के बारे में देखते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो 1564 में सेंटरबरी में पैदा हुए, शेक्सपियर और गैलीलियो के साथ। वो एक कॉबलर के बेटे थे, साधारण परिवार से, बिल्कुल फॉस्टस की तरह। उन्होंने कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज में स्कॉलरशिप पर पढ़ा, लेकिन कैम्ब्रिज में उनका वक्त काफी मुश्किल रहा। अक्सर एब्सेंटी रहते थे और यूनिवर्सिटी ने पहले ही उनको एमए की डिग्री देने से मना कर दिया था। 1593 में 29 साल की उम्र में डेपफोर्ड की एक तरवीन में उनकी डेथ हो गई। उनके नाटकों में टैम्बरलेन द ग्रेट, द जियो ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड और डॉक्टर फॉस्टस शामिल हैं। उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स की वो ट्रेडिशन एस्टैब्लिश की जिसे शेक्सपियर ने आगे तक कैरी किया। डॉक्टर फॉस्टस को समझने के लिए रेनेसे को समझना जरूरी है। मार्लो इंग्लैंड में रेनेसे के फुल फ्लावरिंग के वक्त लिख रहे थे इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक एनर्जी का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट। रेनेसे की चीजों से चल रहा था। पहली न्यू लर्निंग ह्यूमनिस्ट क्लासिकल ग्रीक और रोमन थॉट को रिवाइव कर रहे थे। दूसरे रिफॉर्मेशन प्रोटेस्टेंट्स के कैथोलिक अथॉरिटी को चैलेंज करने से इंसान की अपनी कंसाइंस दिन के बीच में आ गई थी। तीसरी ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, कोलंबस ने अमेरिका ढूंढ लिया, ड्रेक ने दुनिया का चक्कर लगा लिया, वास्को ड गामा इंडिया पहुंच गए, दुनिया अचानक से बहुत बड़ी हो गई। मार्लो ने रेनेसां स्पिरिट को एम्बडी किया। उनके हीरोज टैम्बरलेन, फॉस्टस एस्पायरिंग माइंड्स वाले थे, सीमाओं को तोड़ने वाले, लेकिन मार्लो उस एस्पिरेशन की कीमत के बारे में ईमानदार भी थे। वो हमें शान और तबाही एक साथ दिखाते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर द क्रिटिकल डिबेट दैट सेंटर्स अराउंड डॉक्टर फॉस्टस। जोनाथन डॉलमोर के ऐसे उनकी लैंडमार्क 1984 की किताब रेडिकल ट्रेजेडी में पब्लिश है। ये कल्चरल मटेरियलिज्म की ट्रेडिशन से आता है, एक ब्रिटिश फॉर्म का मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और ये फंडामेंटली रिफ्रेम करता है कि ये प्ले किस बारे में है।
डॉलमोर एक ऐसी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जो कई सालों से क्रिटिक को परेशान करती है, प्ले की स्ट्रक्चर में अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस। प्ले है कि फोर्सेस को एक साथ सेलिब्रेट भी करता है, कंडेम भी। मोरालिटी फ्रेमवर्क उसे डैम करता है। डॉलीमोर फोर्सेस की टम्बरलेन से तुलना करते हैं। टम्बरलेन सच्ची तरह से एस्पायर करता है, उसकी विल टू पावर लाइफ का एक एग्जाम्बरेंस है। फोर्सेस का डेविल के साथ पैक्ट एक साथ रेबेलियस, मैसोकिस्टिक और डेस्परेट है। ये लिबरेशन की उम्मीद के बजाय ट्रांसग्रेशन है। और खास तौर पर जब फोर्सेस खून में कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और कंसमेंटम एस्ट जीसस के आखिरी अल्फाज बोलता है, नहीं, वो ट्रायम्फ नहीं कर रहा, वो अपने आप को खत्म कर रहा है। डॉलीमोर लिखते हैं, फोर्सेस इज नॉट लिबरेटिंग हिमसेल्फ, ही इज एंडिंग हिमसेल्फ, इट इज फिनिश्ड। डॉलीमोर के ऐसे ने क्रिटिकल कंजर्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने दिखाया कि डॉक्टर फोस्टस सिर्फ एक मोरालिटी प्ले नहीं है, ना सिर्फ एक रेनेसे सेलिब्रेशन, बल्कि पावर, आइडियोलॉजी एंड उन स्ट्रक्चर्स की एक पॉलिटिकली चार्ज इंटेरोगेशन है जो इंडिविजुअल को पॉसिबल बनाते हैं। उनकी रीडिंग्स ने बाद के फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड न्यू हिस्टोरिक अप्रोचेस के लिए दरवाजा खोला। जोसेफ मैकलन, डॉक्टर फोस्टस एंड रेनेसा लर्निंग। जोसेफ मैकलन की रीडिंग कुछ तरह से डॉलीमोर के बिल्कुल उल्टी है। जहाँ डॉलीमोर लिखते हैं, आइडियोलॉजी और पावर पर फोकस करते हैं, मैकलन फोर्सेस की फेलियर के मोरल और इंटेलेक्चुअल कंटेंट पर फोकस करता है। मैकलन के आर्ग्यूमेंट ये है कि फोर्सेस एक ग्रेट इंसान नहीं है जो एक अनजस्ट यूनिवर्स के हाथों तबाह हुआ। वो लिमिटेड, डिस्टॉर्टेड और अल्टीमेटली फ्रिडलेंट लर्निंग वाला एक आदमी है जो अपनी इंटेलेक्चुअल फीलिंग्स से तबाह हुआ। मैकलन अपनी रीडिंग को रेनेसा ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी में एंकर करता है। मार्लो के ज़माने में लर्न मैन का जेन्युइन आइडियल वो नहीं था जिसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा की हो, बल्कि वो था जिसने सेल्फ नॉलेज, एथिकल विजडम और सोशल जिम्मेदारी हासिल की। रेनेसा ह्यूमनिस्ट के लिए सच्ची लर्निंग वर्च्यू से अलग नहीं थी। इस स्टैंडर्ड पर फोस्टस बिल्कुल फेल करता है। मैकलिन आर्ग्यू करता है कि फोस्टस का ओपनिंग सीन जहां वो डिसिप्लिन रिव्यू करता है, जो कि एक शैलो माइंड का बिहेवियर है, वो हाफ टेक्स्ट कोट करता है, सरफेस रीडिंग एक्सेप्ट करता है और पूरे बॉडीज ऑफ नॉलेज को डिसमिस करता है क्योंकि वो उनकी आउटर फॉर्म से आगे नहीं देख सकता। फोस्टस जर्माया से कोट करता है, द रिवॉर्ड ऑफ सिन इज डेथ, लेकिन जानबूझकर कंसोलिंग सेकेंड हाफ छोड़ देता है। बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज एटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। ये बोल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है, ये सोफिस्ट्री है, ये इंटेलेक्चुअल बेईमानी है। मैकलन दिखाता है कि फोस्टस वो सब चीजें एग्जिबिट करता है जो रेनेसा थियोलॉजी स्लॉथ कहती है, सिर्फ आलस नहीं बल्कि विल की एक स्पिरिचुअल फेलियर, वो मुश्किल काम करने से इनकार जो सैल्वेशन और विजडम मांगती है। मैकलन की रीडिंग एक जरूरी करेक्टिव है। ये हमें खबरदार करती है कि फोस्टस को बहुत जल्दी रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। एरी सेक्स, द रिलीजियस डिस्पेयर ऑफ डॉक्टर फोस्टस। एरी सेक्स एक तीसरा क्रिटिकल लेंस ऑफर करते हैं, रिपेंटेंस की थियोलॉजी। सेक्स आर्ग्यू करते हैं कि फोस्टस को समझने की उसके एम्बिशन में नहीं, ना उसके प्राइड में है, बल्कि उसके रिपेंटेंस में है। और खास तौर पर रिफॉर्मेशन ट्रेडिशन में रिपेंटेंस एक थियोलॉजिकल पाप के रूप में माना जाता है। मेडिवल और रिफॉर्मेशन चर्च के लिए रिपेंटेंस सिर्फ एक इमोशनल स्टेट नहीं थी, ये भगवान की मर्सी को मानने से इनकार करने का पाप था। एक इनकार की ग्रेस अवेलेबल है। पैराडॉक्सिकली जिस ओरिजिनल पाप का वो रिपेंटेंस था, उससे ज्यादा सीरियस जुर्म था। जो आदमी पाप करता है और रिपेंटेंस मांग लेता है वो बच जाता है। जो पाप करता है और फिर माफी पाने से रिपेंटेंस करता है, वो खुद को साल्वेशन के असली सोर्स से काट लेता था। सैक्स दिखाते हैं कि फोस्टस की सिचुएशन बिल्कुल यही है पहले सीन से। जब फोस्टस बाइबल पढ़ता है और ये नतीजा निकालता है कि हमें पाप करना है और कॉन्सिक्वेंटली मरना है, वो कोई रैशनल फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा, वो रिपेंटेंस के लिए डेविल का कन्वेंशनल आर्ग्यूमेंट परफॉर्म कर रहा है, जो एलिजाबेथन ऑडियंस को डेकेड से सरमन्स, मोरालिटी प्लेज और थियोलॉजिकल राइटिंग से जाना पहचाना था। सैक्स फोस्टस को हिस्टोलॉजिकल फिगर फ्रांसिस्को स्पेरा से जोड़ता है, एक इटालियन प्रोटेस्टेंट जिसने 1540 में दबाव में आके अपना ईमान छोड़ दिया था और बाद में इतनी गहरी रिपेंटेंस में डूब गया कि उसे कन्विंस नहीं किया जा सकता था कि गॉड की मर्सी उसके लिए भी है। केस प्रोटेस्टेंट यूरोप में डेस्परेट अपोस्टेसी की आर्किटाइपल स्टोरी बन गया था। मार्लो की ऑडियंस ने उसे जरूर जाना होगा। ये रीडिंग प्ले के सबसे दर्द भरी मोमेंट एक्सप्लेन करती है, फोस्टस क्यों रिपेंटेंस नहीं कर सकता जब ओल्ड मैन, गुड एंजल और स्कॉलर्स सब उसे मनाते हैं। उसके पास मौके की कमी नहीं है, उसके पास ट्रस्ट की कमी है। उसकी रिपेंटेंस डिवाइन रिजेक्शन का जवाब नहीं है, ये एक सेल्फ इम्पोज बैरियर है जो उस मर्सी को एक्सेप्ट करने के खिलाफ है जो अभी भी ऑफर की जा रही है। सेक्स का ऐसे प्ले की थियोलॉजिकल टेक्सचर और फोस्टस के अंतिम घंटे की स्पेसिफिक हॉरर समझाने के लिए जरूरी है। तो ये हमें कहाँ छोड़ता है? डॉलीमोर हमें एक ऐसा प्ले दिखाता है जो स्ट्रक्चर को इंटरोगेट करता है, रिलीजियस, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, जो फोस्टस को पॉसिबल बनाते हैं और उसे तबाह करते हैं। प्ले अपने कोर में सबवर्सिव है। मैकलन हमें एक ऐसा फोस्टस दिखाते हैं जो इंटेलेक्चुअल बेईमान और मोरल स्रोत के जरिए अपनी तबाही में हिस्सा लेता है। प्ले में एक जेन्युइन एथिकल डायमेंशन है जिसे हम अपनी मर्जी से इग्नोर करते हैं।
सैक्स हमें ऐसा फोर्सेस दिखाता है जो कि थियोलॉजिकल रिपेंटेंस में कैद है। एक आदमी जो मर्सी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि उसे रोका जा रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी अपनी साइकोलॉजी ने उसे अनएक्सेप्टेबल बना दिया है। मिल्की की रीडिंग सजेस्ट करती है कि डॉक्टर फॉसेस एक आंसर वाला प्ले नहीं है। ये एक प्ले है जो सेटल करने से इनकार करता है। ये मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल टेंशन के वक्त लिखा गया है, जब पुरानी सर्टेनिटीज घुल रही थी और नई फ्रीडम्स अपनी टेरिफाइंग कॉस्ट रिवील कर रही थी। मार्लो ने उस टेंशन को स्टेज पर डाल दिया और उसे एक चेहरा दिया। वो चेहरा फॉस्टस है। डॉक्टर फॉस्टस सिर्फ उस आदमी के बारे में प्ले नहीं है जिसने अपनी सोल शैतान को बेच दी। ये इस बारे में है कि व्हाट इट मीन्स टू वांट समथिंग एंड टू वांट समथिंग दैट द वर्ल्ड डज नॉट अलाउ। ये उस वक्त के बारे में है जब एस्पिरेशन रिपेंटेंस बन जाती है। ये ताकत के बारे में है और उस कीमत के बारे में है। मार्लो ने इसे जानते हुए लिखा, वो एलिजाबेथन लंदन में सबसे खतरनाक इंसान है। एक एथिस्ट, एक स्पाई, एक ब्रिलियंटली डिस्टेबलाइजिंग इंटेलिजेंस, और उन्होंने लिमिट और ट्रांसग्रेशन के बारे में जो कुछ जानते थे सब कुछ एक प्ले में डाल दिया। If you like this video, then please share it with your friends and subscribe to the channel. If you want more such videos about Macbeth or The Rover, then please comment below. Thank you very much and all the best.